Hi guys, welcome back on my YouTube channel अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित. This is a platform for Hindi speaking students to start improve knowledge. But today हाई स्कूल के एग्ज़ाम और वो भी इंग्लिश का एग्ज़ाम कब है? 4 मार्च. इस डेट को आप याद रखें. 4 मार्च को इंग्लिश का आपका एग्ज़ाम है यूपी बोर्ड 2024 में. तो इसमें अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं 100 आउट ऑफ 100, ये गारंटेड आप ध्यान रखिए कि 100% आपको इसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं और ये वीडियो देखने के बाद आपको 100 मार्क्स मिलने हैं. 2024 में आपका एग्ज़ाम जो है उसकी डेट क्या है? 4 मार्च. नोट डाउन करें और ध्यान रखें. और 100 की तैयारी हम अगर कर रहे हैं तो 95 तो पाना ही है. तो 2024 एग्ज़ाम की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है. पहले तो ये देखना है कि 4 मार्च को आपका पेपर है. उस 4 मार्च के पेपर के बाद ये बात हम आपको ऑलरेडी बताए हैं, फिर भी आप नोट रखेंगे, कुछ चीज़ें अपने दिमाग में ज़रूर रखेंगे. और इसमें दूसरी बात हमको क्या समझनी है कि 95% हमको मार्क्स लाने हैं. तो 95% मार्क हमको कैसे लाने हैं 100 में, वो सल्यूशन आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है. इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. पहले तो देखिए पूरा पेपर हम कैसे सॉल्यूशन के साथ करेंगे. तो पूरा पेपर जब हम सॉल्यूशन के साथ करेंगे तो उसमें कुल प्रश्न आ रहे हैं 10. तो 10 प्रश्न जो हैं वो आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं कि इनको हमको सॉल्यूशन करना ही है. पेपर के दिन आधी रात को भी अगर देख लेंगे ना इस वीडियो को, उसके बावजूद भी आपके अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे. तो आप इस वीडियो को इतना हल्के में ना लें, बहुत सॉलिड तरीके से इस वीडियो को वॉच करें. और ये वीडियो आपको आधी रात में भी पढ़ लेने के बाद नेक्स्ट डे अगर आप पेपर जाएंगे फिर भी आपको पासिंग मार्क्स तो दिलवा ही देगा. और अगर आप पहले से अच्छे से कुछ पढ़े हुए हैं तो 90 के प्लस मार्क्स आपके डेफिनेट हैं. तो ध्यान रखिए कैसे 70 जो हैं वो मार्क्स आपको लाने हैं एग्ज़ाम में. तो एग्ज़ाम में पेपर होता है 70 का और उसका लिए टाइम होता है 3 आवर्स 15 मिनट. 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलता है. कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको देख लीजिए. पहले 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं. केवल आपको फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू कैंडिडेट फॉर रीडिंग. और दूसरा है सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं. और तीसरी बात यह है कि क्वेश्चन पेपर में जो उसके पार्ट्स हैं वो 2 हैं. ए और बी 2 पार्ट्स में आपका पेपर आता है. फिर चौथी बात आपको ये समझनी है कि सभी जो पेपर हैं उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस ओएमआर शीट में फिल करने हैं वो 20 आएंगे. उसके बाद पूरे पेपर को आपको ध्यान से पढ़ना है और ओएमआर शीट में नंबर को उनको बबल बना के ब्लैक ब्लू पेन से, वैसे ब्लैक पेन का यूज़ करें ज़्यादा अच्छा होता है, ओएमआर शीट पर आप उसको फिल कर देंगे. तो ओएमआर शीट जो है वो आपको ध्यान रखना है कि ओएमआर शीट पे आपको बनाना है. और इस तरीके से बी पार्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव है और डिस्क्रिप्टिव जो होता है उसके मार्क्स उसके सामने दिए रहते हैं. तो पहला वाला ऑब्जेक्टिव पार्ट है और दूसरा वाला डिस्क्रिप्टिव. तो पार्ट ए जो है वो 20 मार्क्स का है और वो ऑब्जेक्टिव है. तो पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर एंड क्वेश्चन दैट फॉलो. अब देखिए, दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर टू एक्सट्रीम आर अलाइक. द कस्टमर पॉजिटिव, ऐसे हम इसको जल्दी से पढ़ेंगे. Executive negative are always similar when we the volunteer of light are too slow, are not to see them, not to do with them, or they are too rapid. कुछ वर्ड्स आप देखिए अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए जो टफ वर्ड टाइप के आपको लगे. उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन क्या है. पहला क्वेश्चन क्या है, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड. हम साउंड कब सुनने में अनेबल होते हैं? तो जब साउंड जो है वो लाइट हो और स्लो हो. तो क्या है, हम तब पेपर को मीन्स हम तब साउंड को सुनने में अनेबल होते हैं जब साउंड बहुत हल्का हो और बहुत ही स्लो हो. तो इट इज़ टू लो पहला, इट इज़ टू हाई दूसरा, तो इट इज़ टू नॉइजी तीसरा. तो ए और बी सही है. क्यों?
जब बहुत ही लो होगा तब भी हम नहीं सुन पाएंगे, और जब बहुत ही हाई होगा तब भी हम नहीं सुन पाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। साउंड साइंस के अकॉर्डिंग आपको 20,000 हर्ट्ज तक सुनने की कैपेसिटी वो बताते हैं। तो समझना यह है कि साउंड बहुत ही हल्का होगा तब भी नहीं सुन पाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा होगा तब भी नहीं सुन पाएंगे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, टू एक्सट्रीम आर अलाइक मीन्स टू एक्सट्रीम जो हैं वो एक जैसे होते हैं, इसका क्या मतलब है? तो वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन। तो अब ये जितने भी ऊपर ऑप्शन दिए थे ये सभी सही लग रहे थे, तो ऑल ऑफ अबव सही हो गया। ध्यान रखिए कि यहाँ पे देखिए सिचुएशन वाला भी सही है, एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन, तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? सी ऑप्शन। तो ऑल द अबव के बजाय आपको सी ऑप्शन को पिक करते हुए देख लीजिए, यहाँ पे हमको ये समझना है कि स्लो और स्लो से रिलेटेड क्या हुआ कि तीन जो ऊपर लिखे हुए ऑप्शन थे वो दो गलत हो गए, और लास्ट का जो ऑल ऑफ अबव वो भी गलत हो गया, और सिचुएशन जो है वो वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब देखिए स्लो का अपोजिट क्या हो गया? रैपिड। स्लो का अपोजिट, तो अब यहाँ से आपके 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स क्लियर हो गए। बहुत ही आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखें और इसी तरीके से एग्जाम में फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप 90 मार्क्स लाएंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए इसमें से आई, उसके बाद ब्लैंक है, देयर विद एंड पेरेंट्स, तो इसमें कितने ऑप्शन सही हैं? देखिए विल गो, वेंट, हैड गॉन, तो ए बी सी इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। विल गो भी लिख सकते हो क्योंकि डेफिनेट नहीं है, वहां पे आई के साथ विल गो भी लग सकता है, वेंट लगाया तो पास्ट इंडिफिनिट हो गया, और हैड लगाया तो पास्ट परफेक्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, तो इफ वी वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स वी वर, हमको कैसा होना चाहिए? क्यूरियस होना चाहिए। हमको कैसा होना चाहिए? क्यूरियस। क्यूरियस वो पर्सन होता है जो नई नई चीजें जानने की इच्छा रखता है, कोशिश करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 70 में 65 तो मानो ही टॉपर हो जाएगा। अगर 70 में 65 मार्क्स ले आया और 30 मार्क्स उसको स्कूल से मिल गए तो 95 क्लियर हो गए। अब देखिए रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस क्लस्टर ऑफ टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसमें मीन्स क्या है? लेटर माई, टू शेयर, टॉय, और फिर ब्रदर और हिज। तो इसमें क्या सही हो सकता है? पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके बाद वर्ब होनी चाहिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है? माई ब्रदर, और लव्स वर्ब हो गई, और शेयर हिज टॉयज ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो एकदम करेक्ट सेंटेंस बना पाएंगे। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली होना ही चाहिए। तो माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, ऐसा आपका करेक्ट ऑप्शन आया उसमें। अब देखिए 7 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ मेरिकल। तो इसमें क्या है? मिस स्पेल्ड कौन है? अबंडेंस। सभी में देखिए ए है और उसमें अबंडेंस में ई है। ही जंप्ड, अगर कोई रनिंग फॉर्म में कोई चीज होती है तो जंप्ड के साथ क्या लगेगा? इनटू लगेगा। अगर कोई रनिंग में है तो हम उसमें इनटू लगाते हैं, अगर वहां ऑलरेडी है तो इन लगाते हैं। ये भी एक्सप्लेन मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे आप समझते भी रहें। अब देखिए 9 to 10 यहां पे क्लियर करेंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन टू आंसर क्वेश्चन द फॉलो। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट इज ब्यूटीफुल, इट वॉज अबाउट माई मदर। उसके बाद मदर और इसको हमने टिक कर लिया। फादर सोन द 3 बेबी डकलिंग into were beaten to death of the father because they quaked too much. Luckily, Mr. Kissing took the joke to the right way. He read the poem to the class. उन्होंने पोएम क्लास में भी सुनाई थी। मिस्टर किशिंग एनी फ्रैंक वाले लेसन से रिलेटेड है। अब देखिए पहला क्वेश्चन कि एनीज पोएम द डकलिंग एंड द फादर सॉन सिंबलाइज। डकलिंग और फादर स्वान ये जो किसका सिंबल है? सिंबल मतलब किसके लिए ये बोला गया है? पहचान किसके? चिल्ड्रन या पेरेंट्स के लिए बोला गया है, या एनी फ्रैंक एंड मिस्टर कीसिंग के लिए बोला गया है? ये देखिए करेक्ट हो गया। क्यों? एनी फ्रैंक और मिस्टर कीसिंग, एनी ने अपने आप को डकलिंग और मिस्टर कीसिंग को फादर जैसे ट्रीट करते हुए वो बात बोली थी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, क्यों उसको एक्स्ट्रा होमवर्क वो देते थे? क्या रीजन था? तो देखिए इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है,
एनी टॉक टू मच इन द क्लास। पहले जो ऑप्शन है हेटेड करते थे टीचर, कभी कोई किसी को हेट नहीं करता है, किसी भी बच्चे से उसको कोई नफरत नहीं होती, इसलिए ये ऑप्शन सारे गलत हैं। अब देखिए क्वेश्चन 11 to 13 क्या है, इसमें करेक्ट हम ऑप्शन टिक करेंगे और ये लिटरेचर में आ गए हम। कहाँ पे? मंडेला। तो मंडेला जो है 27 ईयर तक रहे थे जेल में, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। फिर महासीर इज द क्या है? लार्जेस्ट फिश है, कहाँ की? फ्रेश वाटर की, और ये कुर्ग वाले लेसन में आया था। तो महासीर ये नेक्स्ट क्लियर हो गया। द बस कंडक्टर वॉज अ मैन। कैसा मैन था? जॉली मैन था, क्योंकि बहुत ही हंसी मजाक करता था। तो जॉली वाला करेक्ट हो गया आपका ऑप्शन। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अभी 20 आउट ऑफ 20 लाना ही है, ध्यान रखना आप। अब देखते हैं 14 to 15, ये पोएट्री में गया। तो इसमें हमको पूरी पोएम को रीड कर लेना है। फिर जैसे डोंट बाइट योर नेल, अमांडा डोंट हॉन्च योर शोल्डर, एंड स्टॉप द स्लॉचिंग सिट ऑफ द स्टेट अमांडा। अमांडा को उसकी मदर सारे इंस्ट्रक्शन देती है। तो देख लीजिए, हु इज द स्पीकर इन द लाइन? कौन है स्पीकर? मदर उसकी स्पीकर है, क्योंकि उसकी मदर जो है वो अमांडा को देती है सजेशन। तो मदर तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए पेरेंट्स आ जाएगा। पेरेंट्स जो हैं, मदर या फादर कोई भी, वो उसको देते हैं सजेशन कि आप सही रास्ते पे चलें। उसका रीजन क्या है, उसके फायदे क्या हैं, अभी नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन में। स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दैट बिकॉज, क्यों ऐसा वो बोलता है? क्योंकि अमांडा जो है वो एक अनलकी गर्ल है, अगली गर्ल है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। जब इंस्ट्रक्शन उसको बच्चे को दिए जाएंगे तो जो है उसमें सुधार हो सकता है। इसलिए मदर फादर मीन्स पेरेंट्स जो हैं वो उस बच्चे को सुधारना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 16 और 20 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ऑफ द फॉलोइंग। ये सप्लीमेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपकी स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इट वॉज द टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी टू द परमानेंट गेस्ट। क्यों डॉक्टर अपने यहाँ परमानेंट रखना चाहता था? उसका एक रीजन था, क्योंकि मिसिस पॉम्फेरी जो थी सेंट अ लॉट ऑफ ईडेबल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भेजती थी जिसको खा के वो लोग इंजॉय करते थे, तो नहीं चाहते थे कि वो यहाँ से जाए। दूसरा देखते हैं, अनिल थॉट हरी सिंह टू। अनिल टॉट हरी सिंह टू, क्या सिखाया? कुकिंग सिखाई थी, राइटिंग सिखाई थी और ऐड नंबर्स करना सिखाया था। और सारे भी ऑप्शन करेक्ट हैं, बट सभी चीज़ें जिसमें शामिल हो रही हैं वो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 18, द बुक गिफ्टेड टू द अब्राइड्स टू हिज मदर वॉज। कौन सी बुक अब्राइड्स की माँ ने उसको गिफ्ट की थी? ये आपके लिए SW है, लेकिन मैं आपको ऑप्शन इसमें बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। ट्रेवल ऑफ मोनार्च 10, ट्रेवल ऑफ मोनार्च 10 जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। ये एक बुक थी जिसको उसकी मदर उसको लाई थी पढ़ने के लिए, और वो मोनार्क 10 के बारे में ही उसको कलेक्ट करता है और मोनार्क 10 को ही वो चूज करता है। तो ध्यान से देखिए, मोनार्क 10 वो बुक थी जिसको उसकी मदर लाई थी उसको पढ़ने के लिए, और उसको पढ़ के ही उसने कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाइज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया था। तो आप ध्यान से इसको देख लें। एब्राइड जो मेकिंग साइंटिस्ट का एक चैप्टर है, उसमें मोनार्क 10 वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब द मैटिल्डा। मैटिल्डा नेकलेस लेसन की वो जो करेक्टर है, और उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं देख लीजिए, वो कैसी कैसी थी, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। एम्बिशियस है, मिडिल क्लास है और सेटिस्फाइड है। ये यहाँ पे एम्बिशियस है, मिडिल क्लास है, सेटिस्फाइड है, ये गलत है। सेटिस्फाइड वो बिल्कुल नहीं है, ऐसी है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। अब देखिए, भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को स्कूल भेजा गया। क्यों भेजा गया? क्योंकि हर फादर जो थे वो फोर्स थे। इट वॉज नेसेसरी फॉर द मैरिज, नहीं, हिज फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो। उसके फादर को बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन में बताया गया था। यहाँ पे कुछ ऑप्शन के रॉन्ग है, डी वाला नहीं, ए वाला इसमें करेक्ट है। हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, इट वॉज नेसेसरी फॉर हर मैरिज। मैरिज के लिए तो बिल्कुल उसके फादर लोग मदर लोग क्या सोचते थे कि मैरिज के लिए पढ़ना आवश्यक ही नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट अनसीन पैसेज को सॉल्व करके हम देखते हैं।
तो अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का एक ट्रिक है कि पूरी अनसीन पैसेज को आप ध्यान से पढ़ें, लेकिन उससे पहले क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ने से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पैसेज में इसका आंसर कहाँ पर है। जितने अच्छे से हम पैसेज को रीड करेंगे और जो भी वर्ड आपको इसमें टफ लगते जाएं उन वर्ड्स को आप अंडरलाइन करते रहें। जितने अच्छे से हम पूरे पैसेज को रीड करेंगे और क्वेश्चंस को पहले जरूर रीड करेंगे। पहला देखिए, whom does the स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो गिफ्टेड था फ्रांस के पीपल के द्वारा, किसको? पीपल ऑफ अमेरिका के लोगों के लिए। तो अमेरिका के लोगों की इंडिपेंडेंस को वो एक्सप्रेस करता है। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन, लिबर्टी वॉज पैक्ड मी टू जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो 214 करोड़ रुपीस का उसको बन के क्रिएशन में आया हुआ था। हाउ डज अमेरिका कलेक्ट द मनी इंस्टॉल द स्टैच्यू? अब अमेरिका ने उस टाइम पे क्या था, अमेरिका जैसे आज है उस प्रकार का अमेरिका बहुत ही अमीर नहीं था, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वहाँ अमेरिकन्स ने उस सिंबल ऑफ फ्रीडम को, लिबर्टी को, अपने कलेक्शन, अपना पैसा वहाँ पे अरेंज करके उन्होंने उसको खड़ा किया हुआ था। और उसके बाद अमेरिकन के लोगों ने मिल के अमेरिका को इतना ग्रेट और बहुत पैसे वाला बनाया है। ये एट द फ्रीडम टाइम, जब देश आज़ाद हुआ था, जैसे हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उसमें भी बहुत सारी गरीबियां थी। तो अब देख लेते हैं रिक्वेस्टेड का अपना आंसर क्या है, वो है इम्प्लोड। इम्प्लोड और रिक्वेस्टेड सिनोनिम्स हैं आपस में। अब देखते हैं नेक्स्ट, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली और शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। वो तुम्हारी फीलिंग्स को शेयर करता है। दूसरी जो एप्लीकेशन ऑप्शन है वो है प्रिंसिपल को योर कॉलेज कंप्लेन वाटर टैंक ऑफ स्कूल वॉज नॉट बीइंग क्लियर्ड, मतलब जो वो वाटर टैंक है स्कूल में उसको सही से क्लीन नहीं किया जा रहा है, तो वाटर टैंक क्लीन नहीं होने की वजह से गंदगियां फैलती हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना होगा प्रिंसिपल को। और दूसरी जो एप्लीकेशन है वो आपको अपने फ्रेंड्स को, देखिए पहला वाला जो है वो इनफॉर्मल लेटर है और दूसरा वाला जो है वो फॉर्मल लेटर है। अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन में पहला हमारा जो आया आर्टिकल 100 और 80 वर्ड्स के आसपास आएगा। पहला है क्राफ्ट एग्जीबिशन के बारे में, यानी स्कूल में जो क्राफ्ट एग्जीबिशन लगती है उसके बारे में है। दूसरा यहाँ पे कुछ हमको नीचे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है उसके क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या नुकसान हैं, कैसे हम इंटरनेट का यूज़ करें एडवांटेज के लिए, क्या हम उसके डिसएडवांटेज, तो हमको उसके फ़ायदे और नुकसान लिखने हैं, इस पर हमको ध्यान रखना है। तो फायदे नुकसान लिखने के बाद हम इन हेडिंग्स का भी यूज कर सकते हैं और अपनी हेडिंग्स को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो अब आर्टिकल को हमको ऐसे लिखना है, बिना हेडिंग का भी आर्टिकल लिख सकते हैं। आर्टिकल एक पैराग्राफ जैसा भी होता है। अब देखिए पहला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये देखिए पहचानिए कि बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 डेज लीव। ये किस प्रकार का सेंटेंस है, इंपरेटिव टाइप का सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज के होने की वजह से सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे और बीच में टू को जोड़ देंगे। तो ये वाला आपका ऑप्शन क्लियर हो गया। हु टॉट यू इंग्लिश, कैसे हम देखिए एक्टिव पैसिव को कैसे सॉल्व करेंगे और पंचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारे तरीके। और उसके बाद ट्रांसलेशन आएगा। तो ट्रांसलेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स होंगी, लेकिन पहली ट्रिक ये है कि ट्रांसलेशन को आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, 1 फुल स्टॉप टू 1 फुल स्टॉप। अगर आप पूरी स्टोरी को एक बार पढ़ना चाहेंगे और फिर एक साथ सॉल्व करना चाहेंगे तो उसको सॉल्व करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप क्या करें कि पहले स्टेप बाय स्टेप को क्वेश्चन को पढ़ें, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, एक सेंटेंस ट्रांसलेट कर लें, वो डिफरेंट टेंस का हो सकता है, दूसरा डिफरेंट टेंस का हो सकता है। इसमें अब बात कर लेते हैं लिटरेचर की। तो लिटरेचर पोर्शन जो है वो आपका लर्निंग पोर्शन है और उसमें 3 यानी 6 पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो उनमें से यानी 2 जो और लग के जब भी पेपर में कहीं भी कोई चीज़ आ जाए तो उस और का मतलब होता है या, चाहे आप इसको सॉल्व करें या उसको सॉल्व करें। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और लगने के बाद, और का मतलब ही होता है या
और वो, तो इस सभी को हम 3 मार्क्स में कर लेंगे और क्वेश्चन को समझ के स्टोरी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि लर्निंग के बजाय क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें भी आर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आर का ऑप्शन होने पर आप कोई भी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे आ गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा और वो 60 वर्ड्स का होगा, और शॉर्ट क्वेश्चन 30 वर्ड्स का होगा और 3 मार्क्स, 30 to 40 हो सकता है। आप देखिए, लेसन क्या किसा गौतमी ने उनको दिया, तो ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देगा और ऑप्शन देगा आंसर एनी वन, तो एक क्वेश्चन आपको उसमें सॉल्व करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है पोएट्री से रिलेटेड है। पोएट्री में अब 2 प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो पूरे पोएम्स के बारे में कोई क्वेश्चन आपको करके देगा, और दूसरा जो होगा आपको 4 लाइन की पोएम लिखना होगा। अब पहले बच्चे क्या समझते थे कि पोएम लिखना ही हमारे लिए सबसे बेहतर है। नो, अगर पोएम लिखने के बजाय आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा इंप्रेसिव होता है, क्योंकि पोएम लर्न करना बहुत ही नर्सरी क्लास के बच्चों का काम होता है कि वो छोटे छोटे पे ही ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लर्न कर लेते हैं। दैट इज़ अ रॉन्ग आइडिया। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वहाँ पे सेंट्रल आइडिया आएगा, और सेंट्रल आइडिया और पोएम में पहले ऑप्शन आते थे, अब सेंट्रल आइडिया और पोएम में कोई ऑप्शन नहीं आएगा। सेंट्रल आइडिया आपको अलग सॉल्व करना होगा और पोएट्री में पोएम आपको अलग लिखनी होगी। तो सेंट्रल आइडिया 3 आएंगे जिसमें से कोई भी एक आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इसमें आएंगे 2, और जिसमें से आपको 1 सॉल्व करना होगा। 30 to 40 वर्ड्स, तो मतलब 3 से 4 लाइन में लिखना होगा, और ये 3 मार्क्स आपको दिलवाएगा। 2 क्वेश्चन होंगे, एक आंसर एनी वन। अब बात कर लेते हैं आंसर नंबर 10 की। आंसर नंबर 10 जो है वो 60 वर्ड्स का यानी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपके लिए, और 60 वर्ड जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें आपको कोई भी एक सॉल्व करना होगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इट इज अबाउट इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो 60 वर्ड्स में आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होगा, और 30 वर्ड्स में मतलब 6 से 7 लाइन में लॉन्ग और 3 से 4 लाइन में शॉर्ट लिखना होगा। अब बात कर लेते हैं, इसमें से डेफिनेटली आप 60 में से 60 मार्क्स आप 70 में से लाने ही वाले हैं, तो 60 आउट ऑफ 70 ऐसे कर लेते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं 30 वर्ड्स जो आपको स्कूल में मिलने वाले हैं, उनके लिए आपका मैनर स्कूल में बहुत ही इंप्रेसिव होना चाहिए। अगर आपका बिहेवियर स्कूल में अच्छा नहीं हो तो आप समझ लीजिए कि आपको कुछ मार्क्स कम मिलने वाले हैं। जो 30 मार्क्स इंटरनल हैं वो बिहेवियर के लिए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट